नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। बुधवार की सुबह और सीधा विदेशी बाजार के संकेत सबसे पहले आपके टीवी स्क्रीन पर। एसजीएक्स निफ्टी करीब 40 अंकों की बढ़त के साथ 15,825 के स्तर पर फिलहाल कर रहा है ट्रेड। तमाम एशियाई बाजार में जो ट्रेंड फिलहाल दिख रहा है हम आपको बता रहे हैं। मिलीजुली यहाँ पर कह सकते हैं विदेशी बाजार से ट्रेंड देखने को मिल रहे हैं। करीब सपाट ट्रेंड निक्कई में और डाउ फ्यूचर्स भी एक सपाट रेंज में ही कामकाज करते हुए। बीती रात अमेरिकी बाजार में हमने देखा कि फिर रिकॉर्ड ऊंचाई पर नैस्डैक एसएनपी ने ट्रेड किया, लेकिन डाउ में ऊपरी स्तरों से बिकवाली का दबाव देखने को मिला। विदेशी बाजार के संकेतों को विस्तार से दीपांशु भंडारी से जान लेते हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। बताएं, विदेशी बाजार के संकेत आज ठीक ठाक लग रहे हैं? बिल्कुल मानसी, गुड मॉर्निंग। और अच्छे संकेत आ रहे हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। एसजीएक्स निफ्टी की अच्छी शुरुआत हुई है, जापान में भी अच्छा कारोबार हो रहा है, चीन से काफ़ी सारा डेटा आज आने वाला है, तो वहाँ पर बाजार की नज़र रहेगी। और इसके अलावा अगर आप देखें तो यूएस मार्केट्स में भी हालांकि अच्छी शुरुआत के बाद थोड़ी सुस्ती आई, बट फिर भी S&P 500 और नैस्डैक ने फिर से रिकॉर्ड बनाया। बल्कि S&P 500 पर तो लगातार चौथे दिन आपने रिकॉर्ड बनते हुए देखा है। और इसके साथ ही डाउ ऊपरी स्तरों से फिसल कर बंद हुआ, बट एक सीमित दायरे में ही कारोबार हुआ था और मामूली बढ़त के साथ वहां पर भी एक्शन होते हुए दिखा है। एक्चुअली फ्राइडे को जो जॉब्स डेटा आने वाला है उसी पर अभी सबकी नजर बनी हुई है, तो उससे पहले आप देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से थोड़ा कंसोलिडेशन चलते हुए दिख रहा है। वहां पर टेक्नोलॉजी स्टॉक से बाजार को लगातार सहारा आते हुए दिख रहा है। दिग्गज टेक्नोलॉजी स्टॉक्स ने उतना परफॉर्म नहीं किया, पर जो बाकी टेक्नोलॉजी सेक्टर के स्टॉक्स हैं वहां पर आपने अच्छा एक्शन देखा। चुनिंदा बैंक्स में भी खरीदारी हुई। मॉर्गन स्टैनली का शेयर 3% उछला, जो हमने कहा था कल मार्केट बंद होने के बाद उन्होंने $1200 करोड़ के बायबैक की घोषणा की थी और साथ ही क्वार्टरली डिविडेंड को भी डबल कर दिया था, तो वहां से भी बाजार को सहारा मिलते हुए दिखा है। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा भी आया जो अनुमान से बेहतर था, तो ऐसी कोई खराब चीज नहीं आ रही अमेरिकी बाजारों से। अब बस सबकी जो जून महीने के जॉब्स डेटा की रिपोर्ट है उस पर नजर है फ्राइडे के दिन जो आने वाले हैं। इसके अलावा यूरोप में अच्छी बढ़त देखी, बल्कि जर्मनी के बाजार तो लगभग 1% ऊपर ही थे। कच्चे तेल में रिबाउंड है, ब्रेंट वापस $75 के करीब आते हुए दिख रहा है। ओपेक की बैठक है कल, वहां पर सबकी नजर बनी हुई है। सोने पर आप लगातार दबाव देख रहे हैं और अब 11 हफ्तों के निचले स्तर पर सोना आते हुए दिख रहा है। करीब $1760 के करीब आपको सोना इस समय दिख रहा है, पर डॉलर में लगातार खरीदारी होती हुई दिख रही है, तो डॉलर स्ट्रेंथन हो रहा है। जॉब्स डेटा पर सबकी नजर है और वैसे अगर आप ग्लोबल क्यूज कहें तो ठीक ठाक ही हैं आज सुबह। बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और विदेशी बाजार के संकेत हमें बताने के लिए। तो चलिए, विदेशी बाजार के संकेत अच्छे हैं। कोई जो भी सारे ट्रिगर्स हैं पॉजिटिविटी की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते और फिर भारतीय बाजार की तस्वीर समझने की कोशिश करते हैं। कल के कारोबारी सत्र में फंड एक्शन, एफआईएस डीआईएस का एक्शन कैसा रहा देखिए। कैश मार्केट में एफआईएस ने करीब 117 करोड़ की खरीदारी की है। वायदा बाजार में एफआईएस ने 1961 करोड़ की खरीदारी की है और डीआईएस जो है कैश मार्केट में 1810 करोड़ की खरीदारी कर रहे हैं। तो अच्छी बात यह है कि एफआईएस जो है वो भी वापस खरीदारी कर रहे हैं कैश मार्केट और वायदा बाजार में, और डीआईएस के तो खरीदारी के आंकड़े लगातार 3 दिन से हम देख ही रहे हैं। ये तमाम संकेतों को समझते हुए भारतीय बाजार पर आज आप पहली रणनीति क्या बनाएंगे, ये अब जान लेते हैं। हमारे साथ जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी अब जुड़ रहे हैं। गुड मॉर्निंग अनिल सर। ग्लोबल बाजार से संकेत अच्छे हैं, एफआईएस डीआईएस की खरीदारी है। भारतीय बाजार के लिए आज पहली स्ट्रैटेजी क्या होगी? गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, संकेत तो अच्छे ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। भले ही डाउ थोड़ा ऊपरी स्तरों से फिसल कर दिन के निचले स्तरों पर बंद हुआ है, लेकिन सपाट रहा है। S&P और नैस्डैक दोनों ही रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रहे हैं, तो ओवरऑल संकेत आप अच्छे मानकर चल सकते हैं। और एसजीएक्स निफ्टी में भी एक अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। कल भारतीय बाजारों में हल्का फुल्का करेक्शन रहा, परसों से जो शुरू हुआ था लाइफ टाइम हाई बनाने के बाद में। तो मुझे लगता है कि आज मजबूत शुरुआत हो सकती है, और उसकी एक सबसे बड़ी वजह यह कि बाजार ओवरसोल्ड है। पुट कॉल रेशियो 0.9 पर आया है और ये काफी नीचे की तरफ है, तो मुझे लगता है कि एक ओवरसोल्ड मार्केट में रिकवरी आना तय है। अगर नीचे खुलकर ऊपर बढ़ते तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन वही बात है कि ओवरसोल्ड मार्केट पहले ही अगर गैप से खुलता है तो फिर ऐसे में ऊपरी स्तर पर प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी। तो रेंज वाला ट्रेड है और उस हिसाब से आपको दोनों तरफ के लेवल्स ध्यान में रखने चाहिए और दोनों तरफ ट्रेड के मौके भी देखने चाहिए। नीचे की तरफ जो सपोर्ट है, जहां हम बंद हुए, वही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 15,725 750 का, लेकिन उसके नीचे 15,625 15,700 इस रेंज में अगर बाजार आता है
तो बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग बाय जोन ये निकल कर आएगा, इस पर फोकस करना चाहिए। और ऊपरी स्तरों पर 15,800, 15,875 ये वो रेंज है जहां पर आपको निफ्टी में मुनाफा वसूली आती हुई दिखेगी। तो ये निफ्टी के लिए आपकी रेंज हो गई। बैंक निफ्टी एग्जैक्टली 35,000 पर बंद हुआ है, मेक और ब्रेक वाला लेवल है। 34,600, 34,800 सपोर्ट रेंज है बैंक निफ्टी के लिए दिन के लिहाज से। ऊपरी स्तरों पर 35,250 से 35,400 की रेंज है, जहां तक बैंक निफ्टी ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। तो ओवरऑल एक रिकवरी की उम्मीद है। अब इस रिकवरी में पहले ही बड़े गैप से खुल गए तो फिर ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग आएगी, और अगर गैप से ना खुले, सपाट खुले या थोड़ा नीचे आ गए तो फिर रिकवरी 100% निचले स्तरों से आना तय है, क्योंकि बाजार वीकली एक्सपायरी के ठीक एक दिन पहले थोड़े ओवरसोल्ड हो चुके हैं। और अच्छी बात ये भी है मानसी कि चलिए कल आपको एशियाई बाजारों से ज्यादा सहारा नहीं मिल रहा था तेजी की तरफ, सारे एशियाई बाजार थोड़े ढीले थे। आज एशियाई बाजारों में भी हल्की तेजी के साथ ही सही लेकिन हरे निशान में ट्रेड होता हुआ दिखा है। तो रिकवरी के लिए आपको उम्मीद करनी चाहिए आज। बिल्कुल अनिल सर, शुक्रिया ये स्ट्रैटेजी हमें बताने के लिए। तो विस्तार से आज के लिए भारतीय बाजार पर स्ट्रैटेजी यहाँ आप जान रहे हैं। रिकवरी की उम्मीद आपको करनी है, दोनों ही तरफ बाजार मौके देगा। पहली स्ट्रैटेजी और इम्पोर्टेंट लेवल्स अब आप नोट डाउन कीजिए, 15,725 से 15,750 निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेंगे। 15,800 से 15,875 इस दायरे को निफ्टी की ऊपरी रेंज के तौर पर मानकर चलें। 34,600 से 34,800 बैंक निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेंगे। 35,250 से 35,400 की रेंज जो है ये बैंक निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज होगी। तो ये है पहली स्ट्रैटेजी आज के लिए आपकी। लेकिन साथ ही खबरों वाले शेयर्स और कौन से नतीजे कल बाजार बंद होने के बाद आए, ट्रिगर्स कौन से इंपॉर्टेंट है ये जान लेते हैं। हमारे साथ वरुण दुबे जुड़े हैं। वरुण, गुड मॉर्निंग। कैश मार्केट की कंपनियों के नतीजे अब भी आ रहे हैं, शुरुआत उन्हीं से करेंगे। गुड मॉर्निंग मानसी। तो शुरुआत करते हैं कैश मार्केट की कंपनियों से, और एनबीसीसी ये सबसे इंपॉर्टेंट था कल, और यहाँ पे नतीजे मिक्स है क्योंकि सेल्स जो है 2.5% बढ़ी है, एबिटा मार्जिन जो है 1.9% से बढ़ के 2.8% पे आया है, और मुनाफा जो है वो ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है, 84 करोड़ से गिर के 83 करोड़ के आसपास आया है। लेकिन इस कंपनी को ओडिशा हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन से 206 करोड़ का ऑर्डर मिला है। तो यहाँ पे आपकी नजर होनी चाहिए फिनोलेक्स केबल्स। हमने आपको इस हफ्ते की शुरुआत में ही कहा था कि नतीजे अच्छे आएंगे, और नतीजे अच्छे हैं। रेवेन्यूज़ 41% बढ़े हैं, एबिटा मार्जिन देखिए 12.3% से बढ़ के 14%। मुनाफा जो है 64 करोड़ से बढ़ के 167 करोड़ पे आया है। 5.5 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड का ऐलान कंपनी ने किया है। रुचि सोया यहाँ पे नतीजे स्ट्रॉन्ग है, 51% कंपनी के रेवेन्यूज़ बढ़े हैं, एबिटा मार्जिन 2.3% से बढ़ के 5.1%, और घाटे से मुनाफे में आई है कंपनी। 41 करोड़ के घाटे के मुकाबले 314 करोड़ के आसपास का मुनाफा कंपनी ने किया है। पिछले साल इसी क्वार्टर में 18 करोड़ के आसपास का नुकसान था, लेकिन उसको भी एडजस्ट कर देंगे तो नंबर्स काफ़ी बेहतर है। विंध्या टेलीलिंक्स यहाँ नतीजे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, सेल्स 21% बढ़े हैं, मार्जिन 13.5% से बढ़ के 15.5%, और मुनाफा देखिए दोगुना से ज़्यादा हो गया है, 38 करोड़ से बढ़ के 116 करोड़ के आसपास आया है। तो यहाँ पे अच्छे नतीजे हैं। आरवीएनएल नतीजे अच्छे हैं, रेवेन्यूज़ 32% बढ़े, एबिटा मार्जिन 4.9% से बढ़ के 6.3%, मुनाफा जो है 247 करोड़ से बढ़ के 313 करोड़। ईआईडी पैरी मुनाफे से घाटे में आई है, 157 करोड़ के मुनाफे के मुकाबले 6 करोड़ का घाटा, मार्जिन 11% से गिर के 5.8%। कंपनी की सेल्स जो है उसमें भी 8% की गिरावट हुई है। हुडको नतीजे बेहतरीन है, सेल्स जरूर 6.8% डाउन है, लेकिन एबिटा मार्जिन देखिए वहाँ पे अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है, एबिटा में 10.5% की बढ़ोतरी हुई है, मुनाफा 19% बढ़ा है, 526 करोड़ पे आया है। और केआरबीएल यहाँ नतीजे कमज़ोर है, रेवेन्यूज़ 8.3% गिरे हैं, एबिटा मार्जिन जो है वो ऑलमोस्ट फ्लैट रहे हैं 21.5% के आसपास, मुनाफा 8% गिरा है, 138 करोड़ पे आया है। 3.5 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान कंपनी ने किया है। बिल्कुल वरुण, साथ ही खबरों वाले शेयर्स और आज के लिए इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स फिर कौन से होंगे? देखिए आज सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स तो वोडाफोन है, क्योंकि वोडाफोन आज अपने नतीजे घोषित करेगी। तो यहाँ पे आपकी नज़र होनी चाहिए, फंड रेजिंग को लगातार खबरें आती रहती है फंड रेजिंग को लेकर, तो वहाँ पे भी नज़र होनी चाहिए। कैश में अनंतराज, बीएफ यूटिलिटीज़, बीजीआर एनर्जी, फीएम इंडस्ट्रीज, इरकॉन इंटरनेशनल के नंबर्स आने वाले हैं, यहाँ पे नज़र रखिएगा। सुबह 11 बजे कैबिनेट की बैठक होगी, तो यहाँ पे आपकी नज़र होनी चाहिए। शाम 5 बजे मोदी मंत्रिपरिषद की बैठक होने वाली है, तो यहाँ पे भी नज़र होनी चाहिए। 2 इंपॉर्टेंट इवेंट्स है ये। वहीं निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 100, निफ्टी 200, निफ्टी 500 में जो बदलाव होंगे वो लागू हो जाएंगे, तो उसका इम्पैक्ट देखने मिलेगा। आरती इंडस्ट्रीज़ QIP के इशू प्राइस को लेकर आज बोर्ड बैठक है। इंडियन होटल्स
बोर्ड बैठक आज इस कंपनी की भी है, करीब 250 करोड़ के आसपास जुटाने के लिए बोर्ड की बैठक है। और टाटा स्टील की आज एजीएम है, इसके लिए स्टील काउंटर आपके रडार पर रहने चाहिए, खासकर टाटा स्टील। एक्स डिविडेंड एचडीएफसी लाइफ 2 रुपये प्रति शेयर का है, तो यहाँ एडजस्टमेंट देखने मिलेगा। एफएमसीजी कंपनीज पे यहाँ पे नजर रखिएगा, क्योंकि इन कंपनीज के लिए काफ़ी बड़ी राहत की खबर है। सरकार ने कच्चे पाम तेल पे ड्यूटी जो है उसको 15% से घटाकर 10% कर दी है, और रिफाइंड पाम तेल पे ड्यूटी जो है 45% से घटाकर 37.5% कर दी है। तो इसका इम्पैक्ट काफ़ी सारी एफएमसीजी कंपनीज, खासकर जो साबुन बनाती है जैसे कि गोदरेज कंज्यूमर्स, HUL, या फिर ये जो फास्ट फूड्स बनाने वाली कंपनीज, पैकेज फूड बनाने वाली कंपनीज है, वहाँ पे नज़र रखिएगा। फार्मा कंपनीज आपके रडार पे रहना चाहिए, क्योंकि एंटीवायरल ड्रग जो है मोलनुपिराविर, इसके क्लिनिकल ट्रायल के लिए 5 बड़ी कंपनियां जो है उनके बीच साझेदारी हुई है, जिसमें सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा, टोरेंट फार्मा शामिल है। कोरोना के इलाज में ये दवा जो है उसका इस्तेमाल होगा, और जुलाई से सितंबर के बीच 1200 मरीजों पर इसका ट्रायल किया जाएगा। क्लिनिकल ट्रायल के लिए इस तरह का सहयोग जो है वो भारतीय कंपनी पहले बार कर रही है, तो इसके चलते सभी कंपनी आपके रडार पर रहनी चाहिए। भारतीय एयरटेल सैटेलाइट कम्युनिकेशन कंपनी OneWeb में कंपनी की $500 मिलियन यानी करीब 3700 करोड़ निवेश की योजना है। इस निवेश के बाद कंपनी OneWeb की सबसे बड़ी शेयर होल्डर जो है वो बन जाएगी। एनटीपीसी, खबर यह है कि एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी के लिए IPO लाने की योजना बनाई जा रही है। 2032 तक 60 गीगावाट के रिन्यूएबल एनर्जी 60 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो इंस्टॉल करने का यहाँ लक्ष्य रखा गया है। आईजेक हेवी इंजीनियरिंग नतीजों के बाद स्टॉक में अच्छी खासी तेजी देखने मिली थी, और खबर अब ये भी आ रही है कि ओडिशा पावर कॉर्पोरेशन से FGD FGC पैकेज के लिए एक बड़ा ऑर्डर जो है इस कंपनी को मिला है। धनसिरी टी, यहाँ बोर्ड की बैठक थी, 1:2 के रेशियो में बोनस शेयर का ऐलान इस कंपनी ने किया है। रिकॉर्ड डेट जो है 6 अगस्त की है। कुछ बड़ी डील्स जो कल हुई थी, HDFC लाइफ, यहाँ पे स्टैंडर्ड लाइफ मॉरिशस ने 10 करोड़ शेयर्स बेचे थे, कल आपने देखा था ब्लॉक डील हुई भी थी यहाँ पे। इसके अलावा गोदरेज इंडस्ट्रीज, कल गोदरेज ग्रुप के स्टॉक्स काफ़ी हरकत में थे। गोदरेज एग्रोवेट में गोदरेज इंडस्ट्रीज़ ने करीब 31,26,000 शेयर्स खरीदे हैं। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में गोदरेज इंडस्ट्रीज़ ने 70,40,000 शेयर खरीदे हैं, और गोदरेज इंडस्ट्रीज़ में फैमिली ट्रस्ट ने करीब 1.25 करोड़ शेयर्स खरीदे हैं। अन्नामुडी रियल एस्टेट ने करीब 66.33 लाख शेयर्स बेचे हैं, और गोदरेज सीड्स एंड जेनेटिक्स ने करीब 84.86 लाख शेयर्स बेचे हैं। तो गोदरेज ग्रुप में काफ़ी सारी बल्क डील्स कल हुई है, ब्लॉक डील्स हुई है, जहाँ कुछ हद तक प्रमोटर्स ने खरीदा और बेचा है। बिल्कुल वरुण, शुक्रिया खबरों वाले शेयर्स और साथ ही नतीजे और ट्रिगर्स हमें बताने के लिए। तो भरपूर एक्शन रहेगा, कैश और साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स भी काफी देखेंगे, क्योंकि कैश के कई सारे नतीजे कल बाजार बंद होने के बाद एक लंबी लिस्ट रही जो आते दिखे, और साथ ही कई सारी खबरें भी हैं जिस पर हमें नजर रखनी है। आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि अहम खबर, कल सेबी की अहम बोर्ड बैठक हुई। बैठक में कौन से अहम फैसले हुए, इस पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ब्रजेश कुमार जुड़ गए हैं। ब्रजेश जी, गुड मॉर्निंग। सेबी ने कौन कौन से अहम फैसले लिए? वेरी गुड मॉर्निंग मानसी। कई अहम फैसले हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो फैसला है वो जो छोटे निवेशकों के हित का ख्याल रखने वाले इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं लिस्टेड कंपनियों के बोर्ड में, उनसे जुड़ा है। और वहां पर ये कहा गया है कि जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे उनकी नियुक्ति होगी या दोबारा नियुक्ति होगी, या उनको अगर हटाना होगा तो स्पेशल रिजोल्यूशन लाना पड़ेगा। अब तक ऑर्डिनरी वोटिंग थी। हालांकि एक प्रस्ताव ये था कि जो माइनॉरिटी शेयर भी वोट करें उसके बाद ही उनकी नियुक्ति हो, तो इस प्रस्ताव को इस बात को नहीं रखा गया अंतिम फैसले में। डिस्कशन पेपर में ये बात थी। इसके अलावा जो ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का रोल जो है ऑडिट कमेटी में, इसके अलावा नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी जो होती है वहां पर बढ़ाया गया है, और ये किया गया है कि 2/3 कम से कम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे इस कमेटी में। इसके अलावा जो निवेशकों के लिए और एक अच्छी बात यह है कि जो रीट्स और इनविट्स होते हैं वहां पर जो एप्लीकेशन का अमाउंट अभी तक 50,000 रुपए था उसको घटा करके 10 से 15,000 रुपए के बीच में किया गया है, और कम से कम जो निवेश है उसका साइज 1 लॉट कर दिया गया है। तो बहुत सारा ऐसा समझा जा रहा है कि बहुत सारा पैसा जो लोग एफडी की कम दरों की वजह से बैंकों में पड़ा रहता था, अब शायद वो इस तरफ आ सकता है। और सरकार की जो योजना है विनिवेश की, उसके लिए भी ये जो रियायत है ये काफी मददगार हो सकती है। इसके अलावा एक अलग इन्वेस्टमेंट क्लास जो है वो तैयार किया गया है, बनाया गया है, एक्रेडिटेड इन्वेस्टर फ्रेमवर्क। यहाँ पर यह होगा कि जो ऐसे इन्वेस्टर्स होंगे जो थोड़ी जोखिम को समझते हैं, वेल इन्फॉर्म्ड हैं, उनके लिए अलग क्लास होगा, उनके लिए इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी भी ज्यादा होगी, और वो जटिल किस्म के जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट हैं वहां भी वो इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। इसके अलावा एक रास्ता और ओपन किया गया है, वो है पेमेंट और स्मॉल बैंक्स और बाकी दूसरे अन्य बैंकों के लिए, कि
जो आईपीओ है या दूसरे जो इश्यूज आते हैं वहां पर जो बैंकर ऑफ द इशू बनना होता है, वहां पर अभी तक केवल बड़े बैंकों को अपॉर्चुनिटी थी, यहाँ पर छोटे बैंकों के लिए भी अपॉर्चुनिटी खुलेगी। इसके अलावा कई सारी और रियायतें हैं जो म्यूचुअल फंड से जुड़ी हैं। इनसाइडर ट्रेडिंग की अगर कोई इंफॉर्मेशन देता है कोई कंपनी का इनसाइडर, तो उसके लिए जो इनाम है उसकी रकम बढ़ा करके 10 करोड़ की गई है। रेटिंग कंपनियों के लिए कुछ चीजें आसान की गई हैं। कुछ डेट सिक्योरिटी से जुड़े कानूनों का जो 2 कानून थे उनका मर्जर कर दिया गया है। और म्यूचुअल फंड्स का जो खुद का कंट्रीब्यूशन होता है एनएफओ में, वो बढ़ाया गया है। वो रिस्क के हिसाब से होगा ताकि इन्वेस्टर्स जो है वो सिक्योर हो सकें। और म्यूचुअल फंड अगर खुद कहीं पर निवेश कर रहे हैं तो उनको ये आइडिया होगा कि उसमें जोखिम क्या है, तो उस जोखिम के हिसाब से अपना वो एनएफओ में कंट्रीब्यूशन करेंगे। बिल्कुल ब्रजेश जी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बैठक से पहले, बैठक का एजेंडा और बैठक के बाद कौन से अहम फैसले आते हुए दिखे, विस्तार से ये आपने जाना। लेकिन हमारी खास पेशकश बाजार आज और कल में एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वीके शर्मा ऑप्शंस की दमदार रणनीति बता रहे हैं, एक बार वो देख लीजिए। आज जो मैं ऑप्शन लेकर आया हूँ वो है पावर ग्रिड, जो निफ्टी कॉन्स्टिट्यूएंट है, और दूसरा है एक बड़ा हुआ लार्ज कैप एम्फेसिस। तो पावर ग्रिड के अंदर मेरी सलाह 200 जुलाई महीने की 240 की कॉल ली जाए। 5 रुपए 90 पैसे भी क्लोज हुई है। 4 रुपए का स्टॉप लॉस रखा जाए और ऊपर का टारगेट रहेगा इसका 8 रुपए 50 पैसे, ये ध्यान रखिए। और दूसरा है एम्फेसिस, उसकी जुलाई की 2100 की कॉल 64 रुपए पे लें, स्टॉप लॉस रखें 49 रुपए का, टारगेट इसमें रहेगा करीब 86 रुपए। ऑलराइट, तो पावर ग्रिड एम्फासिस दोनों पर ऑप्शंस की राय यहाँ पर शर्मा जी की तरफ से। पावर ग्रिड खरीदारी जुलाई कॉन्ट्रैक्ट 240 की कॉल, 8 रुपए 50 पैसे के टारगेट, 4 रुपए का स्टॉप लॉस। एम्फासिस जुलाई कॉन्ट्रैक्ट 2100 की कॉल खरीदने की राय, 86 के टारगेट और 49 के स्टॉप लॉस के साथ। ट्रेडिंग कॉल्स आज के लिए चॉइस ब्रोकिंग ग्रैन्यूल्स इंडिया पर बुलिश है, खरीदारी 340 के लक्ष्य को मानकर चले, 315 का एक स्टॉप लॉस लगाइएगा। आनंद राठी सिक्योरिटीज एल्केम लेबोरेटरीज पर खरीदारी की राय दे रहे हैं, 3370 के टारगेट्स को मानकर चले, 3100 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। सेंट्रम ब्रोकिंग की राय पावर ग्रिड और आईजीएल पर है। पावर ग्रिड में 245 के टारगेट्स को मानकर चले, अगर खरीदारी करते हैं 231 का स्टॉप लॉस लगाना बिल्कुल न भूलें। और साथ ही इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड आईजीएल पर भी खरीदारी की राय। सेंट्रम ब्रोकिंग का मानना है 570 के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, 540 का एक स्टॉप लॉस यहां पर आपको लगाना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब मार्केट एक्सपर्ट से एक बार बातचीत करते हैं। हमारे साथ हमारी टेक्निकल एनालिस्ट सिमी भौमिक अब जुड़ गई हैं। सिमी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले आज के लिए इंडेक्स पर आपका नजरिया, वीकली एक्सपायरी के ठीक एक दिन पहले हम खड़े हैं, वेडनेसडे, आज मार्केट्स कैसे लगेंगे? वेरी गुड मॉर्निंग मानसी। आज कल का मार्केट अगर देखेंगे तो मुझे लगता है कि दोनों इंडेक्स ने ऊपर से सरेंडर किया था और डे लो के आसपास बंद किया था, पर कहीं ना कहीं सपोर्ट के आसपास ही बंद किया था। मुझे लगता है कि वो सपोर्ट आज का दिन होल्ड होना चाहिए। निफ्टी के लिए मैं अभी भी खरीदारी करके ही चलने का सलाह दे रही हूँ। जब तक निफ्टी 15,750 से ऊपर है तब तक डीप में खरीदारी करने का ही सलाह होगा। 15,720 के नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा। 15,850 से 15,900 का टारगेट है ओवरऑल, जो मुझे लगता है कि आज से कल के ट्रेडिंग सेशन के बीच में आना चाहिए। रहा सवाल बैंक निफ्टी के, तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी 35,000 से 35,100 के बीच में ही अच्छा सपोर्ट है। 35,000 का साइकोलॉजिकल सपोर्ट ये नहीं टूटेगा तो यहाँ से एक रिकवरी देखने को मिलना चाहिए। तो इस बीच में 35,000 से 35,100 के बीच में ही खरीदारी करने का सलाह होगा। 34,850 के नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा। और टारगेट मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में 35,500 से 35,750 का रेंज है, जो क्रिटिकल रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो उस रेजिस्टेंस को पार करने के बाद ही इसमें फ्रेश मोमेंटम मिलेगा। पर फिलहाल के लिए अगर किसी ने 35,000 के आसपास बाई किया है या बाई करने का सोच रहे हैं तो उन लोगों के लिए 35,500 से 35,750 का ही टारगेट है मेरा। मानसी ओके, और सिमी आज के लिए फिर स्टॉक्स कौन से सुझा रही हैं आप? जो 2 स्टॉक मेरे रडार पर होगा, एक तो आईजीएल जिसमें कल एक ब्रेकआउट होते होते रह गया, 550 के ऊपर जाके अगर सस्टेन करेगा मानसी तो इसमें एक मैसिव ब्रेकआउट देखने को मिलेगी।
580, 595 का दो टारगेट्स के लिए इसमें खरीदारी करने का सलाह होगा। थोड़ा सा मैंने लंबा स्टॉप लॉस रखा है, 530 के नीचे स्टॉप लगा के आईजीएल को खरीदने का सलाह होगा। और जो टारगेट्स मैंने दिए हैं 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में आना चाहिए, 580 से 595। ये पोजीशन फ्राइडे तक होल्ड करेंगे। मेरा दूसरा स्टॉक है JSW एनर्जी। इसमें भी कल एक ब्रेकआउट आया था, 162 के आसपास कल बंद किया था। मुझे लगता है कि ये स्टॉक अभी चलेगा। इनिशियल टारगेट 165 से 166 का होगा, वही इसका रिसेंट हाई था। वो हाई क्रॉस करेगा तो ये स्टॉक 172 से 175 तक भी जा सकता है। करंट लेवल पर खरीदने का सलाह होगा, 155 के नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा। दोनों स्टॉक में ही खरीदारी करने का ही सलाह है। ओके, और बिल्कुल। और सिमी जी, सेक्टर स्पेसिफिक बाजार कैसा देख रही हैं आप? कोई पर्टिकुलर सेक्टर जिस पर हमें फोकस करना चाहिए? सेक्टर में मानसी, मुझे जैसे कल आईटी में थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिला था, मुझे लगता है कि आज वापस से सहारा दे सकता है। और रहा सवाल इंडेक्स मेजर रिलायंस की, तो मुझे लगता है कि रिलायंस में जो भी गिरावट आया है वो शायद अभी खत्म होने वाला है। यहाँ से रिलायंस में भी एक अच्छा रिकवरी देखने को मिलना चाहिए। मुझे बैंकिंग सेक्टर अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है कि बैंकिंग मेजर्स जो है सारे अपना अपना सपोर्ट के आसपास ही है और यहाँ से एक मैसिव बाउंस बैक देखने को मिलना चाहिए। प्राइवेट बैंक्स में भी बाउंस बैक देखने को मिलना चाहिए और पीएसयू बैंक में तो मुझे लगता है कि यहाँ से शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा मुनाफा यहाँ से हासिल किया जा सकता है। पूरा बैंकिंग सेक्टर ही मुझे अच्छा लग रहा है, तो लोअर लेवल से मैं सपोर्ट ढूंढ रही हूँ। मुझे लगता है कि पूरा बैंकिंग स्टॉक्स आज सहारा देने वाला है। रिलायंस भी थोड़ा सा सहारा दे देता है, तो मुझे लगता है कि मार्केट में अच्छा खरीदारी आज भी देखने को मिलेगा। बिल्कुल सिमी जी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, अपने रेकमेंडेशन हमें बताने के लिए। तो इक्विटी मार्केट्स का हाल आपने जाना, यहाँ पर रेकमेंडेशन भी सिमी की जानी, लेकिन अब आनंद राठी के एनालिस्ट जिगर त्रिवेदी हमारे साथ कमोडिटी मार्केट्स पर अपनी रेकमेंडेशन लेकर जुड़ गए हैं। जिगर, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। आज के लिए आपकी तमाम रेकमेंडेशन हम जानना चाहेंगे। गुड मॉर्निंग मानसी। कल के सेशन में हमने देखा है कि गोल्ड एंड सिल्वर में एक डिसिसिव सेलिंग प्रेशर आया हुआ था। ओवर द वीकेंड फेड के एक वन ऑफ द प्रेसिडेंट्स हैव सेड दैट it is possible in 2022 also there will be interest rate hike. So जिसके पीछे हमने देखा है कि डॉलर इंडेक्स में एक बाउंस अच्छा खासा आया था एंड वीकनेस हमने देखी थी प्रेशियस मेटल्स में। आई थिंक ये आज भी कंटिन्यू करेगा। अगस्त कॉन्ट्रा गोल्ड सेल अराउंड 46,600, 46,700 इज स्टॉप लॉस एंड 46,400 इज टारगेट। क्रूड में हमें लग रहा है काफी सारा हमने एक बाउंस देख लिया है, 50-51% की रैली हमने देख ली है ईयर टू डेट। मार्केट का जो फोकस है वो ओपेक की जो मंथली मीटिंग है उस पर है। इट इज एक्सपेक्टेड कि आगे जाके प्रोडक्शन यहाँ पे बढ़ाया जा सकता है। कोरोना वायरस को लेकर भी वापस से मार्केट में चिंताएं जताई जा रही है। WTI ऑयल इज नॉट एबल टू क्रॉस $74-75। आई थिंक यहाँ पे भी करेक्शन आने की गुंजाइश है। जुलाई कॉन्ट्रैक्ट वन कैन गो शॉर्ट अराउंड 54.30, 54.70 इज अ स्टॉप लॉस एंड 53.60 इज टारगेट। एंड बेस मेटल्स में हमने कल देखा था कि डे सेशन में एक सेल ऑफ तो आया था, लेकिन ऑल्दो डॉलर वाज वीक इन द इवनिंग सेशन, डॉलर वाज स्ट्रांग इन द इवनिंग सेशन, बट बेस मेटल्स की जो एक थीम है, फंडामेंटल स्टोरी जो है वो अभी भी इंटैक्ट है, जिसकी वजह से हमने इंटरडे के लोएस्ट लेवल से मार्केट में रिबाउंड देखा था। एंड वी सॉ कॉपर एंड निकल रैलिंग वेरी स्मूथली टू द हाइज ऑफ द डेज। आई थिंक कॉपर में आज भी खरीदारी का माहौल रहेगा। जुलाई बाय अराउंड 717, 715 इज अ स्टॉप लॉस एंड 721 इज टारगेट। बिल्कुल जिगर जी, शुक्रिया ये रेकमेंडेशन कमोडिटी मार्केट्स पर आपका आउटलुक हमें बताने के लिए। और चलिए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट का हम यहीं समेट